नमस्कार मित्रों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया था, जब पिछला वीडियो वेस्ट बंगाल के ऊपर बनाए थे तो अपने लास्ट में बताया था कि धीरे धीरे करके अपन तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के बारे में भी बात करेंगे। उनके एरिया के बारे में, जिस एरिया में ज़्यादा सीटें हैं, क्या वहाँ का समीकरण बैठ रहा है, ये सब बारे में बात करेंगे। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं तमिलनाडु की, जो वेस्ट तमिलनाडु यानी पश्चिमी तमिलनाडु की, वहाँ की 16 सीटों की। और वेस्ट तमिलनाडु की जो 16 सीटें हैं वो हैं ईरोड और तिरुपति। ईरोड को टेक्सटाइल हब बोला जाता है और तिरुपति भी बगल में ही है और एक इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है उसे। तो आज अपन बात करेंगे पश्चिमी तमिलनाडु की 16 सीटों में क्या हुआ था, अभी क्या समीकरण है और किसको कितना नुकसान है। तो 16 सीटों पे बात करने से पहले मैं आपको एक अपडेट दे दूं कि उन 16 सीटों में AIADMK यानी कि जयललिता जी की जो पार्टी है, उनकी पार्टी का गढ़ रहा है वो सीट, वो एरिया। हर बार क्लीन स्वीप करती है पार्टी वहां। पिछले बार 16 में से 14 सीटें जीती हुई थी उनकी पार्टी ने, उसके पहले भी हमेशा क्लीन स्वीप करती आई है। ईरोड में 8 सीटें हैं और तिरुपति में 8 सीटें हैं। ईरोड में पिछले बार AIADMK ने अकेले अपने दम पर कैंडिडेट खड़े किए थे 8, और 8 में से 8 सीट जीती हुई थी, जबकि तिरुपति में 8 में से 6 सीटें जीती हुई थी उन्होंने। अब अपन बात करेंगे वहां की सीट, क्या प्रॉब्लम है, वहां का क्या समीकरण है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने बताया कि वहां हब है, औद्योगिक हब है, यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया है, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है AIADMK को, क्योंकि बीजेपी के साथ उनकी गठबंधन है, और जिसके कारण वहां का जो कारोबारी है वो GST और नोटबंदी को लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में है, और उसका सीधा सीधा नुकसान बीजेपी और AIADMK के गठबंधन को हो रहा है। और इसका मतलब कि कांग्रेस अलायंस यानी कि DMK जो प्लस है यानी UPA को सीधा सीधा उसका फायदा हो रहा है। जैसा कि बात करते हैं कि स्टार्टिंग से सबसे पहली मुद्दा है वहां पे GST और नोटबंदी। दूसरी बात, AIADMK इसको थोड़ा पार्ट भी लेगी तो उनके पास जयललिता जैसा करिश्माई चेहरा नहीं है। जैसा कि कहा जाता है कि करुणानिधि जी ने पहले से ही स्टालिन को तैयार कर रखा था कि मेरे बाद मेरा उत्तराधिकारी होंगे ये, जबकि जयललिता जी ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया था। जयललिता ने अपने अलावा किसी को खड़ा नहीं किया। ये तो शशिकला आई पहले, फिर पन्नीरसेल्वम आए, फिर वो आए जो अभी मिनिस्टर मुख्यमंत्री हैं, वन बाई वन ये लोग आते गए। लेकिन जो पालिनी स्वामी है उनको कितना इसका फायदा होता है, क्योंकि चेहरा बिल्कुल नहीं जयललिता जी का। और प्लस में दूसरी बात, गुटबाजी जो है, गुटबंदी जो है वो इस एरिया में ज्यादा बढ़ गई है। कुछ लोगों का कहना है कि पैसे का जो हेरफेर होता है ना, इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर AIADMK के पास जो भी सत्ता में आती है उनके पास पैसा यहीं से ज्यादा आती है, और पैसे का जो सबसे बड़ा मोल भाव है यहीं से तय होता है कि कौन सी पार्टी कितने पैसे लेगी और कितना नीचे तक जाता है उनका वो पैसा। तो वो पैसा नहीं पहुंच पा रहा है नीचे के कार्यकर्ताओं तक। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि साउथ का जो इलेक्शन होता है मुद्दे पे कम, फ्री और पैसे पे ज्यादा होता है। तो ये सब बड़ी मुद्दा है। जो AIADMK का गढ़ है वहां कितना नुकसान होता है ये देखने वाली बात होगी। अभी के डेट में 16 में से 10 सीट भी नहीं जीतती हुई नजर आ रही है AIADMK गठबंधन, यानी बीजेपी के साथ नीट जो NDA गठबंधन है AIADMK, और 10 सीट भी अभी जीतती नहीं आ रही है। कभी ये सीट क्लीन स्वीप के रूप में जाना जाता था। प्लस में यहाँ पे जो और मुद्दे हैं वो पेट्रोल, डीजल, ये सब का मुद्दा है। यहाँ थोड़ा गैस का जो वो है उसका ज्यादा मुद्दा है। प्लस में हिंदी अगेंस्ट बीजेपी के खिलाफ यहाँ सबसे बड़ा जो वो जाता है अगेंस्ट उनके, वो जाता है हिंदी भाषी पार्टी है। और द्रविड़ पार्टियां यानी कि जो तमिलनाडु की जो आप पास्ट देखिएगा वो हमेशा हिंदी विरोधी चलता आया है, चाहे वो पेरियर हो या फिर कोई भी नेता को आप उठाकर देख लीजिए, या कामराज हो, सारे लोग हिंदी अगेंस्ट ही राजनीति करते आए हैं वहाँ पे। और जितने हिंदी अगेंस्ट राजनीति जो पार्टी की है उसको उतना फायदा वहाँ होता है, वह दिखा है हमेशा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा यही है। इसके अलावा GST है और बेरोजगारी का मुद्दा है। तो ये सब कुछ मुद्दे हैं। मैं कुछ VIP सीट आपको बताता हूँ और कुछ VIP कैंडिडेट जो
ये ईरोड और तिरुपति की जो 16 सीटें हैं वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उसमें ईरोड की 8 में से 6 सीटों पर एआईडीएमके ने अपने कैंडिडेट खड़ा किया है। एक पे बीजेपी ने अपना कैंडिडेट दिया है, जो मोडाकुरुची की सीट है, वहाँ से एक डॉक्टर कैंडिडेट है बीजेपी की, वो अपने पर्सनल व्यू पे लड़ रही है इलेक्शन, यानी कि उनका अपना चेहरा है। और एक सीट टीएमसी यानी कि तमिल मनाली पार्टी जो है उनकी पार्टी लड़ रही है। ये टीएमसी बंगाल वाली नहीं है, ये टीएमसी जीके वासन की पार्टी है टीएमसी। वहाँ से युवराज लड़ रहे हैं यहाँ से, जो ईरोड ईस्ट की सीट है। इसके अलावा तिरुपति की एक सीट है जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष एल मुरुगन लड़ रहे हैं। और अभी कल परसों ही वहाँ पे, यानी कि कल ही वहाँ पे अमित शाह ने रैली किया था। धर्मापुर नाम है उस धर्मापुरम उस सीट का नाम है, और वो तिरुपति के अंदर आती है। तिरुपति जो जिला है उसके अंदर में आती है ये सीट। इसके अलावा यहाँ पे 2 सीट है तिरुपति डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, एक कंग्याम है और एक तिरुपति है। तो तिरुपति से एल मुरुगन और कंग्याम से एआईडीएमके अपने कैंडिडेट को उतारा है। ईरोड जो है वो महान वैज्ञानिक रामानुज का जन्म स्थली भी है। अभी कुछ साल हुए या कुछ महीने हुए जब उनका जो स्कूल था उसको नीलाम कर दिया था, वहाँ की सरकार ने नीलाम करके बेच दिया था उसे। अब वहाँ उसको कुछ और बना दिया जा रहा है। इसके अलावा ईरोड जो है वहाँ पे 17% मुस्लिम और ईसाई जो क्रिश्चियन है उनकी आबादी है। इसके अलावा हिंदी भाषी भी है 17,000 के आसपास कुछ एरिया में, जो बीजेपी के प्योर वोटर माने जाते हैं वहाँ पे, जिसका कुछ फायदा हो सकता है उन्हें। हिंदी भाषी गुजराती हैं कुछ उसमें, तो ये सब कुछ है ऐसा एरिया। लेकिन यहाँ फिर भी हिंदी को लेकर जो मुद्दा है वो अगेंस्ट जाती हुई दिख रही है। बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ हो रहा है इसका। उसके अलावा एआईडीएमके के 2 ऐसे कैंडिडेट हैं जो पिछले 45 साल से वहाँ लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। पिछले 45 साल से उन्हें उस जगह से कोई नहीं हराया है, और इस बार भी उनकी उम्मीद पुख्ता है। वो इस बार फिर से जीतते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि वो फिर से जीत सकते हैं उस जगह से। इसके अलावा यहाँ पे पेरियर के परपोते वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। पेरियर के परपोते, उसके बाद ईरोड ईस्ट से एम युवराज, जो पहले कांग्रेस पार्टी के युवा प्रेसिडेंट हुआ करते थे, युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट थे युवराज, वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। जीके वासन पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, 4 बार के राज्यसभा सांसद रहे हैं, और जहाजाई मंत्री भी रहे हैं मनमोहन सिंह सरकार में। इस बार अभी टीएमसी पार्टी से यानी एआईडीएमके के साथ जो गठबंधन है उनसे राज्यसभा के सदस्य हैं, वो राज्यसभा में मनोनीत हुए हैं। मनोनीत नहीं, जो विधानसभा से जीत कर गए हुए हैं वो तो राज्यसभा गए हैं। तो ये 16 सीटों का गणित है जो मैंने आपको जो मोटा मोटी जो मुद्दा है और जो वहाँ की एरिया है उसके अनुसार मैंने आपको बताया ये सब चीज़ें। ज़्यादा विस्तार से अपन बात करेंगे, अभी मैं 4-5 वीडियो लेकर आऊँगा। अभी 16 सीटों के बारे में बताया हूँ, अभी 226 सीटें हैं ऐसी जो मैं आपको बताऊँगा 1 बाई 1 करके। अभी आगे जो आएगी एरिया में उसमें बताऊँगा आपको जयललिता का जो गढ़ है उसके बारे में। उसके बाद सेलम जो है उसके बारे में बताऊंगा, सेलम का जो एरिया है वहाँ पे भी 60 सीटें आती है। तो ये सब एरिया के वाइज मैं आपको ये सब बताता रहूँगा। अभी तत्काल एआईडीएमके बहुत मुश्किल में अपने गढ़ में ही 16 में से 10 सीट अगर जीत जाती है तो ही उनको कुछ माना जाएगा कि कुछ नुकसान है, क्योंकि 10 साल की एंटी कैपेसिटी के अलावा कोई नया चेहरा नहीं होना। जयललिता की पार्टी एआईडीएमके को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, और इसको पूरी तरह भुनाने में डीएमके सफल होती हुई दिख रही है। तब तक के लिए आप हमारा वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं फिर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा तमिलनाडु, केरल और इसके बारे में लेकर आने के लिए आपके पास। तब तक के लिए नमस्कार।